आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज पर्यावरण का प्रैक्टिस नंबर 2। ठीक है, कल हमने प्रैक्टिस नंबर 1 कराया था, तो लोगों की डिमांड पे मैं ये करा रहा हूँ। तो कहीं जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो ये सोच रहे हैं कि सर इसी से काम चलाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी मतलब एक बार प्रैक्टिस देख लीजिए, ठीक है। बाकी क्लास भी आपकी डिटेल में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको भी बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है आयांश एकेडमी में। निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। तो आपको समय दिया जा रहा है 30 सेकंड का। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु एंड जल। कौन सा है, जल्दी बताएं। पादप है। कौन सा है? पादप। पादप क्या है? एक जैविक घटक है। उसके बाद प्रश्न नंबर सेकंड पे, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। सांद्रण का मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे पर्यावरण में किस गैस की मात्रा अधिकतम है। किस गैस की मात्रा अधिकतम है, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आप बहुत स्पीड से करा रहे थे, तो आज हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ है। जल्दी बताएं, अभी किसी का जवाब आया नहीं है। तो चलिए देख लीजिए, क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ, कौन जीवी कारक नहीं है। कौन जीवी कारक नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न आप देख सकते हैं। और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और उन्हीं को ही, उनका ही एक कलेक्शन है, ठीक है। ये अधिकतम जो परीक्षाओं में आए हैं, ये आपके यूपी टेट में आए हैं, सी टेट में आए हैं, राजस्थान के टेट में आए हैं, देहरादून के टेट में आए हैं, मध्य प्रदेश की जो टेट की परीक्षा होती है उसमें आए हैं। बाकी अन्य जो राज्य हैं जहाँ पे सुपर टेट की परीक्षा होती है उससे भी लिए गए ये सारे प्रश्न हैं। तो इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो खुद से बनाया गया हो। सभी प्रश्न कहाँ से हैं? एग्ज़ाम से हैं। हमने वहीं से कलेक्शन करके इनकी एक सीरीज बनाई हुई है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इनका आप कलेक्शन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको पीडीएफ मैं कह के ही चल रहा हूँ कि उनको मिल जाएगा, तो इजीली उनको मिल जाएगा। तो चलिए बताइए, कौन जैविक कारक नहीं है। चलिए जवाब आ गया कई लोगों का, पेड़ पौधे, जंतु, चट्टान एंड सूक्ष्म जीव। तो क्या होगा? चट्टान होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जीविक कारक हैं, जंतु भी है, सूक्ष्म जीव भी है। चट्टान क्या है? जैविक कारक नहीं है। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उत्पादक से अपघटक तक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। तो जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। और एक चीज़, ये जो क्लास आपको 4 बजे मिल रही है, यही क्लास आप लोगों को रात में 8 बजे मिलेगी एट इज इट, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेंगे, सेम क्लासेस रहेंगी। टाइमिंग चेंज हो जाएगा क्योंकि कुछ लोगों के पास समय नहीं रहता, तो उनके लिए भी 8 बजे से क्लासेस होंगी। अभी आप इसे 4 बजे से स्टार्ट है ये। तो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, ठीक है। पृथ्वी में से, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा है। रेगिस्तान है, वन है, समुद्र है, कृषि है। तो आप सबको ये बताना है कौन हो सकता है। समुद्र हो सकता है, क्योंकि समुद्र में करोड़ों जनजातियाँ, मतलब जन जीव और जलीय जीव पाए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ही एक तरीके से क्या है, एक उदाहरण है। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी। प्रश्न नंबर 6 का तो क्या है, ये धनात्मक है। ये कभी कम नहीं होता, ये क्या हो रहा है, बढ़ती चली जा रही है। इनकी जो श्रृंखला है वो बढ़ती चली जा रही है। जिस दिन इनकी श्रृंखला कम होने लग जाएगी उस दिन तो मतलब सभी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, विलय हो जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं।
वे मृदा से जुड़े हुए होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। उनमें जड़ें होती हैं। तो आप लोगों को पूरा एक 30 सेकंड का मैं समय दूंगा आप लोगों को। 30 सेकंड बहुत होते हैं दोस्तों, तो 30 सेकंड में आपको ये जवाब देना है, अन्यथा तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। प्रश्न नंबर 7, तो कौन सा होगा? वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। हाँ, जिस भी प्रश्न का आप जवाब देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 7 का जवाब दिया तो 7 फिर डैश करके 3 लिख दीजिए। तो इससे समझ में आ जाता है कि आपने इसी प्रश्न का जवाब दिया। क्योंकि क्या होता है कि पहले वाले प्रश्न का भी लोग जवाब दे रहे होते हैं, है कि नहीं? तो मैं उनको जो है कि फीडबैक नहीं दे पाता हूँ कि उन्होंने अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया, गलत जवाब दिया। तो इसलिए जिस भी प्रश्न का आप आंसर करते हैं, प्रश्न नंबर उसके बाद ऑप्शन नंबर, ठीक है। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है बाढ़ एवं सूखा, भूस्खलन, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, भूस्खलन तो नेचर की बात है, होता ही है। बाढ़ और सूखा भी आता है, ये भी नेचर की बात है। वनों में अग्नि दुर्घटनाएं और उपरोक्त सभी भी है। लेकिन अगर इसका सही तरीके से अपघटन का खतरा देखा जाए तो बाढ़ एवं सूखा है, ठीक है। क्या होगा? बाढ़ एवं सूखा होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ग्रीन ओलंपियाड, पर्यावरण दिवस समारोह। प्रश्न नंबर 9, तो क्या होगा? ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन ओलंपियाड एक प्रोग्राम है, आप लोग इसको नेट पर सर्च करेंगे तो इसके सभी विवरण आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, ह्यूमन्स निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या ये सभी? तो इसके लिए क्या है? सभी होंगे। उत्पादक की भी ज़रूरत है, अपघटक की भी ज़रूरत है, उपभोक्ता की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रश्न, मैं जब प्रश्न पढ़ रहा होता हूँ तभी आप लोग जवाब दे दिया कीजिए, क्योंकि आपको तो प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। भाई आप प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखते ही आप समझ जाते हैं कि हाँ इसका सीधा सीधा ऑप्शन पढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर है 11, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? समस्या नहीं है, ये ध्यान रखना। जल का संरक्षण, जल का विनाश, दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, क्षरण। प्रश्न नंबर 11, 30 सेकंड का समय, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 11 का, जल का संरक्षण ये समस्या नहीं है, बाकी जल का विनाश तो संरक्षण मतलब समस्या है पर्यावरण से संबंधित। वनों की आप कटाई करेंगे तो भी दिक्कत है, भूमि अपरदन यानी कि क्षरण करेंगे तो भी दिक्कत है। तो केवल जल का संरक्षण क्या है, इसकी समस्या नहीं है। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाइए। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का, भूमि, समुदाय, परिवार। तो क्या नहीं है? धर्म नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धर्म इसका कोई घटक नहीं है पर्यावरण का। भूमि भी है, समुदाय भी है और परिवार भी है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड होता है अनियमित, सीधा, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दें। प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा? सीधा होगा दोस्तों, क्या होगा? सीधा होगा। प्रश्न नंबर 14, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। अब देख लीजिए, बहुत बढ़िया वाला ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो अब आप सोच के समझ के जवाब दीजिए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। पेड़ पौधे, जीव जंतु तो देखो पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। रिश्ते नाते, संस्कृति भी आएगी दोस्तों। मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? सब प्रोक्त सभी आ जाएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? एक पोषण स्तर से, पॉइंट को समझना, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो कितना होगा? 10% होगा दोस्तों। कितना होगा? 10% होगा। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य,
निमार कार्य है ये उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, तो क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए, आप लोग बहुत देरी में बताते हैं भाई, आप लोग सुपर टेट। देखिए मैं ये जो सीरीज लेके आ रहा हूँ इसमें ज़्यादातर बच्चों ने बोला कि सर जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप सीरीज करा दीजिए, इसका फ़ायदा मिल जाएगा उन लोगों को। ठीक है, बाकी अभ्यर्थियों ने कमेंट करके बोले कि आप जो है कि डिटेल्स में पढ़ाइएगा, जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, यूपी टेट का फॉर्म आ जाता है, उस दिन से सर आप डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसके पहले आप सीरीज ही करा दीजिए। ठीक है, तो ये सीरीज जो आप देख रहे हैं, बाद में इससे और भी अच्छी सीरीज लेके आएंगे हैं, बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला हुआ है कि भाई कम से कम 1500 क्वेश्चन पर्यावरण के कराए जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी आ गया, गुड जवाब। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, एक दिशीय, चक्रीय, उभयदिशीय। प्रश्न नंबर 17 का, तो जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग। एक दिशीय, गुड जवाब, बहुत बढ़िया। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, तो सिंपल सी बात है, आप मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे कि कौन सा है। जल्दी जवाब दीजिए, कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? देखिए दोबारा से पूछा गया, पर्यावरण का घटक नहीं है। मानव, वायुमंडल, सौरमंडल एंड जैवमंडल। तो क्या नहीं हो सकता इनमें से? सौरमंडल नहीं है, बाकी सभी पर्यावरण के घटक हैं दोस्तों। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है पवन का, सूर्य का, पौधे का, जानवर का। प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिए, किसका हो सकता है? सूर्य का हो सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी जो सही से पढ़ाई नहीं करते हैं वो इन प्रश्नों को गलत करके आते हैं, फिर पछताते हैं कि काश मैंने पढ़ लिया होता। ठीक है, मैं आपको जो ये सीरीज़ करा रहा हूँ, इन सभी सीरीज़ के बारे में अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके भी। ठीक है, बाकी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप सभी को इसको विस्तृत रूप से भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों में संचालित नहीं होती? प्रश्न नंबर 21, मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र है। वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, उर्वरता में कमी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 का जवाब देना है। तो मिट्टी का क्या होगा? क्षरण हो जाएगा। जब आप वन काट देते हैं तो बारिश जब आती है तो वो जो मिट्टी होती है दोस्तों, उसका वो बहने लग जाती है और अनियंत्रित बाढ़ हो जाती है। जब वन रहते हैं तो वन क्या करते हैं? उस मिट्टी को रोके हुए होते हैं। उनकी जो जड़ें हैं ना, उनकी जो जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वो ज़मीन के अंदर होते हैं, जिसको बांधे रखते हैं। तो कितनी भी बाढ़ आ जाती है, आप लोग देखते होंगे, इतना ज़्यादा क्षरण नहीं होता जितना बिना पौधों के या बिना वनों के क्षरण होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 पे आ जाइए। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? चार्ल्स डार्विन, ए फिटरिंग, लैमार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, प्रश्न नंबर 23। तो कौन है? ए फिटिंग है, गुड जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अधोलिखित में से भूमि के रूप में, मृदा के रूप में, बस्तियां या खनिज। प्रश्न नंबर 24, तो आप सभी लोग देख सकते हैं भूमि के रूप में है, मृदा भी है, खनिज भी है, तो क्या नहीं होगा? बस्तियां नहीं होंगी। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25 का तीसरा। ठीक है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र से। प्रश्न नंबर 26। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 का दूसरा हो जाएगा।
और एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पे और भी अवगत कराना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर श्रृंखला आपको अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर पर्सनली व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, या जो भी मतलब अधिकतर लोग मुझे भैया ही कहते हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपके जो मतलब कहते हैं ना जो आपकी इच्छा है मैं उसका गला नहीं घोटना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा काम है दोस्तों आप सभी लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट देना, बेहतरीन क्वालिटी देना, जिससे कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करके अपना स्थान पक्का कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप भी समय दे रहे हो, मैं भी समय दे रहा हूँ, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि हम ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, आप भी सीरियस रहिए, हम तो देखो सीरियस ही हैं। सीरियस की वजह से हम आपको ये सीरीज़ दे रहे हैं आपको लाके, क्योंकि सीरीज़ को बनाने में बहुत समय लगता है, बल्कि डिटेल में पढ़ाना थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन जब मैंने कल पहला सेट करवाया तो उसके बाद मैक्सिमम लोगों का जो है कि मेरे पास आंसर आया कि सर आप ऐसा कीजिए, आप सीरीज़ कराइए, ये अच्छा लग रहा है। अगर आप 1500 की सीरीज़ करा देते हैं ना सर, तो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं खैर ऐसा करूँगा नहीं, 1500 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक कि हम आपको कंप्लीट सिलेबस, या कह सकते हैं कि कंप्लीट कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड ना करा दूँ एक बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मेरा अपना ये एक तरीके से उद्देश्य है, मेरा ये एम है, क्योंकि मुझे संतुष्टि में नहीं मिलती है। आप लोग भी देखते होंगे जब कोई काम आप करते होंगे, जब उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह जाती होती, आप लोग भी संतुष्ट नहीं होते होंगे, अंदर से आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, तो उस काम को करने का ना मज़ा नहीं आता दोस्तों। इसलिए काम थोड़ा ही करो, लेकिन दिल से करो, मन से करो, जिससे कि वो आपके दिल और दिमाग में बैठे कि हाँ हमने ये काम किया था। आपको अंदर से मतलब एकदम अच्छी फीलिंग आए, उसका मतलब होता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाया। कोई भी कंटेंट है, कोई भी काम है, आप जो भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, चूँकि ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, कह सकते हैं सीरीज़ है, तो आप लोग मुझे ज़रूर ये अवगत कराएं कि हाँ सर आप अच्छा करा रहे हैं या ख़राब करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ही सुझाव के अनुसार हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, बाकी देखिए मेरे हिसाब से जो अच्छा है मैं वो करा ही रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी ओहम नहीं करना है, जिसको कहते हैं ना कि कैसे कहें, थोड़ा सा ओहम सा लग रहा है, सर से कैसे कहें, भैया से कैसे कहें, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने दिल की बात मेरे से खुल के कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैं आप लोगों का सिलेक्शन चाहता हूँ, इसलिए ये सभी बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों से बता भी रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। 75% से कम, 50% से अधिक, 50% से कम, 100% से कम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 50% से कम हो जाएगा। वर्तमान की बात है ये। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है एक तरीके से। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। प्रश्न नंबर 28, कौन थे। सिंपल सी बात है, कौन थे, कार्ल रिटर थे, कार्ल रिटर थे। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 29 पे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षण वर्ष, सतत विकास का वर्ष, मृदा संरक्षण वर्ष। प्रश्न नंबर 29, तो सतत विकास का उद्देश्य था उस समय, ये जो है कि वर्ष घोषित किया गया था 2002 में। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्री डेट ऑफ बर्थ है 5 जून, और विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्मदिन 5 जून को आता है, जिसको पूरा विश्व सेलिब्रेट करता है। निम्न में से किस एक संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है। गरीबी कम करना, धारणीय विकास, वातानुकूलित कागज़ के थैलों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 का क्या होगा, गरीबी कम करना। तो भाई पर्यावरण से गरीबी कम नहीं हो पाएगी ना, मतलब इसकी सुरक्षा नहीं करता है, बाकी सबकी सुरक्षा करता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 दोस्तों, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वर्णागत क्षेत्रफल होना चाहिए। 32 का
20%, 33%, 23% एंड 53%। तो 32 का क्या हो जाएगा? 33% हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। उसके बाद प्रश्न नंबर आप आ जाएंगे 33 पे। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, उष्णकटिबंधीय वन। इनके बारे में आप पढ़ लेना कि इनके बारे में कौन कौन से मतलब वन आते हैं, कौन से पेड़ पौधे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है परीक्षा में। बाकी मैं तो पढ़ाऊँगा ही, लेकिन आप जब तक ये सीरीज चल रही है तब तक आप लोग भी कर लेना इस काम को, ठीक है। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास का प्रदेश होता है वो। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण, लकड़ी काटना। तो किससे बिगड़ेगा? लकड़ी काटने से बिगड़ेगा। प्रश्न नंबर 35। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो कौन सा होगा? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी सौराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो इसका क्या, किसका अवशोषण करते हैं ये बता देना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि 2 ऑप्शन दोस्तों 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे टाइपिस्ट ने जो है कि गड़बड़ कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, ठीक है, 4th होगा इसका। यहाँ 2nd नंबर पे कुछ और आना था, लेकिन गलती से यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया गया है। तो इसका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत देखिए त्रुटियाँ भी हो रही हैं टाइपिंग में, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सुधार की जाएगी। लेकिन किसका अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे? आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी क्षेत्र में पेड़ के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 37। तो कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। 38 का है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतम बार प्रश्न आया है ये। देहरादून, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ। तो जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोगों को 30 सेकंड का समय तो मैं दे ही देता हूँ बिना कहे ही। तो क्या होगा? गुड, बहुत बढ़िया, देहरादून होगा। 39। वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया है। वन साफ करने की, पेड़ काटने की, ज़्यादा पेड़ लगाने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो वन रोपण आप जानते हैं अभी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ही किया था, ठीक है। पूरा ऐलान किया गया था कि बहुत सारे पौधे लगाए गए, करोड़ों पौधे लगाए गए। अखिलेश यादव की सरकार में भी वन रोपण हुआ था, जो है कि गिनीज बुक में दर्ज किया गया। तो सीधा सीधा मतलब क्या होता है? ज़्यादा पेड़ लगाने से है ये। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? संरक्षित वन है, आरक्षित वन है, परिबद्ध वन है, उपरोक्त सभी है। प्रश्न नंबर 39 का तो परिबद्ध वन है। एक मिनट दोस्तों, अच्छा हाँ ठीक है, 40 है ना, राइट। संरक्षित वन, आरक्षित वन है, क्या है? आरक्षित वन है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णरहित की भूमिका है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में, जल अवशोषित करने में, कार्बन अवशोषित करने में, उपरोक्त सभी। जल्दी से जवाब दें आप लोग। प्रश्न नंबर 41 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? फास्फोग्लिसरॉल अम्ल, किसका? गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कठिन कठिन प्रश्नों के जवाब दे देते हैं लोग, आसान प्रश्नों के दे नहीं पाते। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप से क्या कहते हैं? प्रादेशिक क्षेत्र, जीवमंडल, बायोम, वायुमंडल। जल्दी से बताएं इसका उत्तर आप लोग, क्या कहते हैं?
जीवमंडल कहते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? एस्चुअरी, धारा, लेगून एंड पोड। कौन सा नहीं है? थोड़ा जल्दी जवाब दे दिया कीजिए, आप लोग इतनी देर करते हैं। कौन सा नहीं है? पॉन्ड नहीं है। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 45 पे आ गए हैं हम लोग, यानी कि 45 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रभावित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है? प्रकाश, जल, ऊर्जा, जल, भार। प्रश्न नंबर 45। तो क्या होगा? ऊर्जा है होगा। क्या होगा? ऊर्जा होगा। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है दोस्तों, निरूपित किया जाता है मत्स्य पाल टंकी द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा, जल जीवशाला द्वारा, कृषि भूमि द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? 46 का कृषि भूमि द्वारा किया जाएगा। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूभाग, जैवमंडल, जियोम, वायुमंडल। क्या कहेंगे? 47, जल्दी से बोलिए, आसान प्रश्न है ये। जैवमंडल कहेंगे, क्योंकि आपको हमने तालाब का उदाहरण दिया था, समुद्र का उदाहरण दिया था, जो एक पूरे एक पारिस्थितिक तंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण होता है और एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। एक बहुत बड़ी यूनिट ये बनाते हैं। ये कॉमन सी बात है। जहाँ पे बात करेगा पारिस्थितिक तंत्रों की तो आप समझ जाइए कि जैवमंडल ही होगा। ठीक है। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है एक्यूमेन पारिस्थितिक तंत्र, MCD। और उसके बाद आपका है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48, MCD का एक्यूमेन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, 48 का क्या कहलाता है? एक्यूमेन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? समुद्री में, स्वच्छ जल में, स्थलीय में, कृत्रिम में। तो घास भूमि की बात हो रही है, तो कहाँ पे मिलेगा ये? स्थलीय में मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा? स्थलीय में मिलेगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का है। निम्नलिखित में से किस सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है? किससे होती है? एल्गी एवं फंगस से होती है। एल्गी एवं फंगस से होती है। ये देखिए टोटली कंप्यूटराइज्ड है ये। इस पर जिसमें भी ऑप्शन, अगर कोई भी ऑप्शन गलत होगा तो उसको ये रॉन्ग बता देगा, जो सही होगा उसी पे ये ग्रीन दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना समय लग रहा है इसमें। तो आप लोग इसको देखिए और अपने आप को परखिए कि आप लोग कितने सही हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। सपोज कीजिए 50 में से अगर आपने मान लीजिए 40 प्रश्न सही किया, ठीक है, तो 40% का 40 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो उसी हिसाब से अपना आप आकलन कीजिए कि आप यूपी टेट में या जो भी परीक्षा आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड देने जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण आपसे पूछा जाएगा, कितने प्रश्न आप करके आ सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है आपको परखने का। ठीक है, लगातार आपको लगभग 10 सीरीज़ करा दी जाएगी। उसके बाद जो 5 बचेगी, 5 के बाद 5 जो बचेगी ना, उससे पहले हम डिटेल कराएंगे, फिर बची हुई 5 सीरीज़ आपको और कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसके साथ आप सभी लोग बने रहिए चैनल पर। थोड़ी देर बाद आप लोगों को जो है कि अगली क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।